Good evening all. I welcome everyone for the discussion class. Second major test हुआ था 7 September को, and I have the question paper along with the answers. I have marked the answers in this question paper itself. Okay, and we will be discussing this paper right now. I will give answer and solution to each and every question, and then I will take up your difficulties. So starting में in the first part of the lecture, I will only be talking. You just have to listen, and उसके बाद I will be taking your difficulties. So I'll start now. 21st question, which condition out of the following will increase the evaporation of water? Evaporation of water का मतलब होता है water को evaporate करना है. Evaporation happens at any temperature. We know this thing. This is a fact. Boiling happens only at boiling point. Boiling जो है वो boiling point पे होता है, बाकी temperatures पे नहीं होता है. But evaporation हर temperature पे होता है, लेकिन rate of evaporation temperature पे depend तो करेगा. Increase in temperature of the water is the answer. अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इवोपोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीज नहीं होगा बल्कि डिक्रीज होगा. ओके, लेस एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर से भी कम होगा एंड एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर से भी कम होगा. इमेजिन समर में कपड़े जल्दी सूखते हैं, विंटर में कपड़े सूखने के लिए समय लगता है, एंड द रीजन इज दैट इन समर द रूम टेम्परेचर इज हाई. सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इज द आंसर. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. 21st question for that matter. Then let's discuss the 22nd question. The number of electrons in an element with atomic number x and y will be. हमें इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं और एलिमेंट के बारे में गिवन है. तो सोचो जो एटॉमिक नंबर होता है वही उसका अपन यहाँ लिखते हैं. एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये कंसेप्ट है. और ये कंसेप्ट किसके लिए है? दिस इज वैलिड. This concept is valid for neutral atoms. Neutral atoms के लिए ये वाली चीज valid है. So 22nd, the answer will be D option. X atomic number जितना है उतने ही electrons रहेंगे उसमें. Okay. एक फिर से वॉइस चेक कर लेंगे. 21 और 22 में अगर किसी को डाउट है तो हाथ उठाए. Please raise your hands if you have difficulty in question number 21 or question number 22. धर्मेश, please unmute. ये सर, हेलो सर, एम आई ऑडिबल? Yes, Dharmesh, you are audible. Please tell. सर ये समझा नहीं सर. एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है धर्मेश, आप मुझे बताइए एटॉमिक नंबर क्या होता है? नहीं पढ़ा? सर, वैसे वैसे पता है, पर ये सर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर ही सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, चलो आप बताओ ना एटॉमिक नंबर क्या होता है. हाँ सर, बरोबर है. सॉरी सर, इट्स सॉरी. ओके, नो प्रॉब्लम धर्मेश. भूमिका प्लीज आस्क. 21 22 डाउट पूछिए. सर ॲक्च्युली डाऊट नाही आहे, पण ते ॲडिंग कॉमन सॉल्ट टू वॉटर आहे ना, हां, तर मीन्स ते पाण्यात टाकल्यावर ते डिझॉल्व्ह होते, तर मग त्याच्यानंतर इव्हेपोरेशनवर काय परिणाम होतो? इव्हॅपोरेशनचा रेट कमी होणार. सॉल्ट टाकल्यावर. सॉल्ट टाकल्यावर आणि काय असं होतं? जर शुगर वगैरे आपण डिझॉल्व्ह केली तर इव्हेपोरेशन कमी होणार. नाही, हां, कोणताही सॉल्व्हंट कोणताही सोल्यूट आपण डिझॉल्व्ह केला तर त्याच्यामुळे इव्हॅपोरेशनचा रेट कमी होतो. ठीक आहे, म्हणजे असं नाही आहे की सॉल्टने इव्हॅपोरेशनचा रेट कमी होणार आणि शुगरने इव्हॅपोरेशनचा रेट वाढणार. ठीक है, both of these are solutes, and upon increasing the quantity of solute the rate of evaporation decreases. ओके भूमिका? ओके सर. ठीक है, हम इस पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं. इमेजिन करो कि यू हैव टू सैंपल्स ऑफ वाटर. वन इज प्योर वाटर एंड वन इज सी वाटर. सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट. ओके, वी आर डिस्कसिंग द डी ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Sea water contains salt and pure water does not contain salt. So what happens is water के molecules salt के particles के around जमा हो जाते हैं. ठीक है, तो इसको अपन बोर्ड पे थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे imagine that I have something like Na plus. Guys please wait, okay? So ठीक है, चलेगा. So I have a cation Na plus and I have anion Cl minus. ठीक है, अब जो सॉल्ट वाटर है, सी वाटर है, उसमें ये दो चीज़ें प्रेजेंट है, राइट? तो अब होता क्या है, ये दो चीज़ें होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के थ्रू, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वाया ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन
मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वाया ऑक्सीजन इस Na को सराउंड करते हैं। कैसे सराउंड करते हैं? कुछ इस तरह से सराउंड करते हैं। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूल क्या रहता है? H2O रहता है ना। तो ये जो लाइंस मैंने बनाई है, इमेजिन दैट दीज आर हाइड्रोजन एटम्स। ओके, सो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। प्लीज इमेजिन दैट दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड these molecules of water they surround Na plus। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आप ऐसे सोचो कि पॉजिटिव चीज़ को निगेटिव चीज़ अट्रैक्ट करेगा एंड निगेटिव चीज़ विल बी गेटिंग अट्रैक्टेड बाय अ पॉजिटिव थिंग। सो वाटर molecules surround cations and anions, because of which what happens is the number of particles which are ready to be evaporated decreases। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इवोपोरेट होना चाहेंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि Na प्लस ने बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लेके बैठा है, Cl माइनस भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेके बैठा है। सो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विल द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच वांट टू बी इवोपोरेटेड विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सॉल्ट। ओके, भूमिका प्लीज कमेंट। Yes, sir, understood. ओके, गुड। श्रीकांत प्लीज आस्क। Sir, please tell question number 22. क्वेश्चन नंबर श्रीकांत, क्वेश्चन Sir, नंबर question 22. 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि एटॉमिक नंबर जो है वो x है। सो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। नाउ वी नो दैट फॉर अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें x हो जाएंगे। सिंपल कंसेप्ट। श्रीकांत कमेंट। ओके श्रीकांत, वॉज दिस क्लियर? हो गया? Sir, understand. Thank you, sir. ओके, प्लीज म्यूट। सो 21 एंड 22 हो गया अपना। We will go to the 23rd question. I have deleted 23rd question. This is the symbol for which element according to Dalton? Answer is sulfur। ये लर्न करने वाली चीज़ है, ठीक है। दिस इज रिमेंबर, इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट सिम्बॉल्स है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन है, तो वो सिम्बॉल्स आप लोगों को लर्न करने हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द साइज? इसका करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। सो आई विल एक्सप्लेन दिस ओवर हियर। Size of atom is more than size of nucleus. This is because nucleus is present inside the atom। न्यूक्लियस कहाँ पर है? न्यूक्लियस एटम के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस छोटा रहेगा और एटम बड़ा रहेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हमने ये देखा था। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम, इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड एटम इज प्रेजेंट, मतलब एटम बड़ा है और न्यूक्लियस छोटा है। सो द साइज ऑफ एटम विल बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। दिस 24th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन वाज वेरी इजी। Pb is the symbol for which element? Pb is the symbol for lead। इसमें भी एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है। Pb is the symbol for plumbum and plumbum is the Latin or Greek name for lead। I don't know which one it is, Latin और Greek ये मुझे याद नहीं है, but plumbum is the पुराना name for lead। जैसे सोडियम का नेट्रियम है, वैसा plumbum is the name for lead। There is an interesting story, small article kind of thing about this। तो पहले क्या होता था? Pipes were made of, I'm trying to write this down, pipes were made of lead, ठीक है, and plumber used to take care of the pipes, hence the name plumbum। मतलब एक्चुअली हुआ ये कि उस एलिमेंट को पहले प्लम्बम बोला और फिर जो पर्सन पाइप का काम करता है उसको हम प्लम्बर बोलते हैं। तो वो जो प्लम्बर नाम आया, वो प्लम्बर नाम, द नेम प्लम्बर केम फ्रॉम प्लम्बम द एलिमेंट।
ठीक है, सो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है इस चीज़ के बारे में, इसको अपन यहाँ लिखते हैं और पीछे का जो ये है इसको यहाँ लिख देते हैं, ऊपर छोड़ देते हैं इसको। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो प्लम्बिंग का काम होता है, जो प्लम्बर होता है, जो पाइप का नल का काम करते हैं, उनका नाम प्लम्बर, उस प्रोफेशन का नाम प्लम्बर क्यों आया? बिकॉज दे यूज टू वर्क ऑन लेड पाइप्स एंड ड्यूरिंग दैट टाइम लेड वॉज कॉल्ड एज प्लम्बम, हिस्टोरिकल नेम है। जैसा आयरन का एफी, फेरस, उससे आया, कॉपर क्यूप्रस से आया। ओके, सो स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स टिल क्वेश्चन नंबर 25? 25 तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज हाथ उठा के पूछ सकते हैं। Any concerns till question number 25? No concerns, very good. I will delete this and let us move ahead. Question number 26. 26 question देखते हैं। SO3 minus, name of this polyatomic ion is sulfite. Okay, तो लोगों की गलती हुई होगी इसमें, कुछ लोगों ने सल्फेट लिखा होगा। तो सल्फेट जो है वो एक्चुअली क्या है? सल्फेट इज SO4 minus. सल्फेट इज समथिंग डिफरेंट। सल्फेट में एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, सल्फाइट में 3 ऑक्सीजन है, सल्फेट में एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो सल्फाइट इज द करेक्ट आंसर फॉर 26th क्वेश्चन। ओके, मूविंग अहेड, 27th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बोर द कैपेसिटी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट इज, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम? 2n² यूज़ करेंगे। तो 2n² मतलब 2 इंटू 4² लिखेंगे, बिकॉज फोर्थ ऑर्बिट के लिए पूछा है। तो उससे करेक्ट आंसर आ जाएगा 32nd ऑप्शन। नेक्स्ट, वैलेंसी ऑफ नियॉन इज, नियॉन इज नोबल गैस, noble gas does not react, valency is 0. Okay, so difficulties till question number 28. difficulties question number 28 तक। अभिषेक, सर वो नियॉन की जो वैलेंसी है सर, उसको ऑक्टेट रूल से भी डिफाइन कर सकते हैं ना? हाँ, ऑक्टेट रूल से ही तो उसकी वैलेंसी 0 आई। ऑक्टेट रूल ने क्या बोला? जिसका ऑक्टेट फुलफिल, ऑक्टेट रूल ने ये बोला कि एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म एन ऑक्टेट। नियॉन का ऑलरेडी ऑक्टेट है, तो नियॉन को किसी से कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ नियॉन विल बी 0। वैलेंसी की प्रॉपर डेफिनेशन, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज वैलेंसी। The combining capacity of neon is 0 because it is already stabilized. It is already stabilized with respect to the octet rule. Octet rule के according neon already stabilized है। अभिषेक comment? यस सर, थैंक यू। Good Abhishek, thank you. Sumit, sorry, Sumit please ask. सर मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है? सुमित आप बताइए, आपको क्या लगता है मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है? सर मैंने देखा था तो कार्बन की 4 आ रही थी मैक्सिमम। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम वैलेंसी पॉसिबल इज 4। देखो लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो अगर आउटर मोस्ट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 या फिर 2 या फिर 3 है तो वैलेंसी विल बी एज इट इज। 4 5 6 7 8 के लिए हमको 8 में से माइनस करना होता है, 4 के लिए तो कुछ भी कर लो चलेगा, दोनों रूल लगा सकते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो भी वैलेंसी 3, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो भी वैलेंसी 3। तो आपका आंसर करेक्ट है, द मैक्सिमम पॉसिबल वैलेंसी इज 4। सर आपने एक बार किसी एलिमेंट की 7 वैलेंसी बताई थी ना? हाँ, 7 वैलेंसी कैसे बताई थी हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सुमित, पहले डाउट्स ले लेते हैं 28 तक, फिर आपका वो वाला कंसेप्ट हम अभी स्टडी करेंगे। ओके ओके सर। ठीक है धर्मेश, 28 तक डाउट्स। सर नोबल गैस यानी कि
यही मीनिंग होता क्या कि सर डज नॉट रिएक्ट, ऐसी गैस जो रिएक्ट नहीं करती? हाँ, मतलब नोबल गैस मतलब नोबल एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करता उसको नोबल गैस बोलते हैं, डज नॉट रिएक्ट। उसी चीज को और एक नाम है, उसको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो इनर्ट एलिमेंट्स बोलो, नोबल गैसेस बोलो, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बोलो, ये तीनों चीजों का मतलब वही होता है कि डज नॉट रिएक्ट। यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, गुड। एनी अदर कंसर्न्स टिल क्वेश्चन नंबर 28? क्वेश्चन नंबर 28 तक और कोई डाउट नहीं है? गुड। तो अब हम डिफिकल्टी डिस्कस करेंगे। वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ये है वैलेंसी। और इसके बाद और एक डेफिनेशन है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, बराबर है। ऐसे दो डिफरेंट फॉर्मूले हमें पता है वैलेंसी के। देर आर टू फॉर्मूले फॉर द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। अब पहला वाला जो फॉर्मूला है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, ये हम कब लिखते हैं? ये हम तब लिखते हैं जब इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, बराबर। और ये वाला फॉर्मूला हम कब लिखते हैं? इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 5 6 7 8। ठीक है, और ऐसे बीच में अपन एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सोचो, अगर मैं ये वाली डेफिनेशन इस ब्लॉक पे लगा दूं तो उसकी वजह से क्लोरीन की वैलेंसी 7 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें पता है क्लोरीन जो कंपाउंड बनाएगा उसमें वो सिर्फ HCl ऐसा फॉर्म करेगा, मतलब उसने वैलेंसी कितनी शो की? मतलब उसने वैलेंसी 1 ही शो की है। तो उसके लिए हमें नीचे वाला डेफिनेशन ही लगाना पड़ेगा। ओके, वैलेंसी 1 ही शो की गई है। जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हमें और बहुत सारे कंपाउंड्स स्टडी करने को मिलेंगे जिसमें क्लोरीन का वैलेंसी वाकई में 7 दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल HClO4। अब ये कैसे आया सर? तो ये चीज़ तो अपन 11th में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे केस में अब तक फॉर आवर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस मैक्सिमम वैलेंसी पॉसिबल विल बी 4। हमारे लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल वैलेंसी है वो सिर्फ 4 रहेगी। ये जो 7 आ गया, एक्चुअली इसको एक नया नाम देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो वो चीज़ अपन फ्यूचर में पढ़ेंगे। उसका नाम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो उसको वैलेंसी से हमें कंफ्यूज नहीं करना है। वैलेंसी मैक्सिमम 4 ही हो सकती है। किनका डाउट था? ये मैंने बोला था 28 डिस्कस करने के बाद बताऊंगा। जिनका डाउट था हाथ उठाए प्लीज। सुमित थे शायद, राइट? सुमित, यस सर, समझ प्लीज गए। हाँ ठीक है, ओके आगे बढ़े। यस सर। ओके, थैंक यू सुमित। नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29। 28 हो गया, 29 की बात करते हैं। ये दो एलिमेंट्स क्या है? तो ये दो एलिमेंट्स आइसोटोप्स है। तो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ एक बार और। आइसोटोप्स, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिनका मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ओके, फिर एक और चीज़ अपन पढ़ लेते हैं इसी के साथ में, आइसोबार्स, एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। इसका एग्जांपल भी मुझे लर्न है, आप लोग भी लर्न कर लेना। एर्गॉन एंड कैल्शियम। एर्गॉन एंड कैल्शियम का मास नंबर 40 है। द मास नंबर फॉर एर्गॉन एंड कैल्शियम
इज 40, ऐसे नहीं, अच्छे से लिखेंगे, mass number is 40, Ca atomic number is 18, नहीं 20, Ar atomic number is 18। ठीक है, तो ये मैंने आइसोबार का एक एग्जांपल दे दिया, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं? तो आइसोमर बता देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, अपन क्लास 11th में पढ़ेंगे। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं आइसोमर्स। ओके, आई थिंक 29th क्वेश्चन में लोगों को डाउट्स है। अभिषेक, सर मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों एक ही चीज होती ना? सर एक्चुअली दोनों एक ही चीज़ नहीं होती, लेकिन हमारे पर्पसेस के लिए दोनों को एक कंसिडर कर लो। एटॉमिक मास नंबर का मतलब होता है कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है, और एटॉमिक मास का मतलब होता है कि कितना मास प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर। तो न्यूक्लियस के बाहर तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको तो वैसे ही इग्नोर कर सकते हैं। तो एक्चुअली एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब उसमें से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला चीज हटा देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही कम होता है। ठीक है, हम हमेशा यूज एटॉमिक मास नंबर ही करते हैं। हमारे केस में हमेशा काम हमें मास नंबर का ही पढ़ने वाला है, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मास और मास नंबर में डिफरेंस है। मास मतलब वो जो 1/12 ऑफ दी C12 से आया, और मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके अभिषेक? यस सर। ओके गुड, थैंक यू। सार्थक प्लीज आस्क। सर आपने वहाँ पे गलती से आइसोटोप बार्स लिख दिया। आइसोटोप बार्स लिख दिया, हाँ यार, इसको करेक्शन कर देते हैं। तो ये आइसो बार हो गया। थैंक यू सार्थक। एनी अदर कंसेप्ट कंसर्न? आदित्य पांडे प्लीज आस्क। सर आइसोमर्स के एग्जांपल्स बताओ। हाँ, आइसोमर के एग्जांपल बताओ। तो ऐसा है कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होते हैं दो एग्जांपल, अपन बता देते हैं। C4H10 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, हम कार्बन केमिस्ट्री में पढ़ने भी वाले ये चीज़। अगर मैं 4 कार्बन एटम्स को ऐसे लिख दूं तो ये हो गया है पहला आइसोमर, और फिर उसका दूसरा फॉर्मेट मैं ऐसे बना सकता हूँ, और ये ऐसे नीचे लगा दिया अपन ने, मतलब जो लास्ट का कार्बन था ना उसको दूसरे नंबर के कार्बन पे लगा दिया। ठीक है, तो इसको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह दोनों का डिफरेंट आ गया, तो इसको बोलते हैं आइसोमर्स। ये एक एग्जांपल है। ठीक है, इसके नाम भी सुन लो। इसका नाम होता है एन ब्यूटेन, नॉर्मल वाला ब्यूटेन, सादा सिंपल, और इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। सर अब वो आइसो इसलिए बोलते हैं क्या वो उसका आइसोमर है इसलिए? ऐसा नहीं है, आइसो बोलने के पीछे का रीज़न अलग है, ये फ्यूचर में देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग अपन ये समझे कि आइसोमर का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगा। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से अलग होगा, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 ही है। जहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं लिखे वहाँ पे हाइड्रोजन इमेजिन कर लो। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन इमेजिन कर ले, 2 हाइड्रोजन इमेजिन कर लो, 2 हाइड्रोजन इमेजिन कर लो, 3 हाइड्रोजन इमेजिन कर लो। यहाँ पे 3 3 3 एंड 1 हाइड्रोजन इमेजिन कर लो। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ऐसे स्ट्रक्चर्स अपन बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाने वाले हैं। आदित्य कमेंट? यस सर, थैंक यू। गुड। अनीश प्लीज आस्क।
सर ये ब्यूटेन वही है ना, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन हाँ, ये वही वाला है। एलपीजी में यूज होने वाला। बस परफेक्ट, सही पहचाना आपने, ये वही ब्यूटेन है जो एलपीजी में यूज होता है, और मीथेन इथेन प्रोपेन Yes, ब्यूटेन sir. वाला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, यस सर, थैंक यू। थैंक यू अनीश। चलो वी विल गो अहेड। 29 तक अपन ने डिस्कस कर लिया। हाँ, तो 29 30 सेम ही है, एक्सप्लेन कर दिया। 30 भी एक्सप्लेन हो ही गया, कैल्शियम आर्गन। अरे यहाँ एग्जाम्पल भी वही लिया है मैंने, पेपर में भी वही क्वेश्चन दिया था। सार्थक डिफिकल्टी पूछे? सर आइसोब्यूटेन में भी आइसोब्यूटेन भी अल्केन में ही आएगा ना? हाँ, आइसोब्यूटेन भी अल्केन में ही आएगा। जैसे सोचो, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ये दोनों कैसे क्लोरीन में आते, तो वैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये दोनों अल्केन में आते। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन CnH2n+2 है, ये अपने को पता है। तो इसका भी CnH2n+2 है, और आइसोब्यूटेन का भी CnH2n+2 है। ठीक है, सो आई हैव डिस्कस्ड टिल 30। कैन वी गो अहेड? एनी अदर कंसर्न्स टिल हियर? और कोई डाउट्स इसमें नहीं है? चलो लेट अस मूव अहेड, इसको करते हैं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या हो रहा है? वाटरमेलन इज द नियरेस्ट रिजेम्बलेंस टू हुज एटॉमिक मॉडल? थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है। प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल इजी है। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय कोलॉइड्स। हाँ, इसमें लोगों को डाउट होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। सस्पेंशंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट मेंशन्ड है, कोलॉइड्स शो टिंडल इफेक्ट। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट स्टेटमेंट है, कोलॉइड्स टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, सस्पेंशंस नहीं दिखाते। टिंडल इफेक्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स। ओके, मिल्क इज अ कोलॉइड, ब्लड इज अ कोलॉइड। टिंडल इफेक्ट पता होगा लोगों को, विंडो स्लिट होता है, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स की वजह से लाइट विजिबल होता है, दैट इज टिंडल इफेक्ट। धर्मेश प्लीज आस्क। हेलो सर। हेलो धर्मेश। हेलो धर्मेश प्लीज आस्क। सर, सस्पेंशन टिंडाली में इफेक्ट इसलिए शो नहीं करते ना क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं सर वो नीचे बैठ जाते हैं। हाँ, पार्टिकल्स बड़े हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, इसकी वजह से वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। हाँ सोचो, सर। टिंडल इफेक्ट शो करवाने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, और पार्टिकल सेटल डाउन भी नहीं होना चाहिए। पार्टिकल पानी में तैरेगा, या जब दूध में, मिल्क में फैट तैरता है, तभी तो वो लाइट के पार्टिकल्स को, लाइट की वेव्स को रिफ्लेक्ट कर पाएगा। तो इसीलिए कोलॉइड्स शो करते हैं। ओके धर्मेश, यस सर। ठीक है, थैंक यू। आदित्य देशमुख। सर जो एनसीईआरटी बुक में ऐसा भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि टिंडल इफेक्ट इज आल्सो स्लाइटली शोन बाय सस्पेंशन पार्टिकल्स। हाँ, तो स्लाइटली हो गया ना, तो स्लाइटली अभी जैसे 4 ऑप्शंस है, तो चारों ऑप्शंस में बेस्ट फिट कौन सा है? बेस्ट फिट कोलॉइड है, तो इसलिए कोलॉइड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपने जो पॉइंट बोला आदित्य एकदम करेक्ट बोला है, लेकिन ये ऐसा सोचो कि ये क्वेश्चन दिया इसलिए था कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि अगर 2 ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हो तो उसमें से ज़्यादा करेक्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। कई बार तो ये होता है 11th 12th में एमसीक्यूज में, स्पेशली केमिस्ट्री में बहुत बार होता है, बायो में भी होता है, ऐसा मैंने सुना है। चारों ऑप्शन गलत लगते हैं, फिर चारों में से जो सबसे कम गलत लग रहा है, थोड़ा बहुत जो सही लग रहा है, उसको सिलेक्ट करते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट कोलॉइड्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। आदित्य। आदित्य पांडे प्लीज आस्क। कोई डाउट नहीं है। 32 हो गया अपना। 33, इमल्शन इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट टेबल गिवन है, उसमें इमल्शन लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल बताया गया है। ठीक है, तो ये सॉल वगैरह वाली चीज़ें होती है, कोलॉइड्स के ये एग्जांपल्स है। धर्मेश। सर एक बार इमल्शन को सर इलेबोरेट करके बताओ ना सर। इमल्शन को इलेबोरेट करके बताओ, ठीक है। 2 टाइप की चीज़ें होती है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम आर प्रेजेंट इन कोलॉइड्स। ठीक है, और इसी के साथ पैरेलली अपन सोचे ट्रू सॉल्यूशंस। इन ट्रू सॉल्यूशंस
सोल्यूट प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। तो सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, तो ऑन द सिमिलर लाइंस डिस्पर्स फेस को डिस्पर्स मीडियम में डाला जाता है। मीडियम मतलब जिसमें वो कोलॉइड बनाया गया, तो जिसमें वो सोल बोलते हैं उस चीज़ को, जिसमें वो सोल बनाया गया है। तो सोल इज अ टाइप ऑफ कोलॉइड and in which dispersed phase and dispersed medium are present. Dispersed phase को solute जैसे treat करो and dispersed medium को you can treat it as solvent. Okay, तो फिर liquid in liquid example emulsion का है। हाँ ठीक है, सर। समझ में आ गया? हाँ सर। ओके धर्मेश, तो ऐसे बाकी भी चीज़ें वो टेबल में, वो बाकी की चीज़ें आप खुद से समझे और उसको अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करके छोड़ ना दे, उसको लर्न भी करें। 34th क्वेश्चन क्या हो रहा है? हाँ, 34th क्वेश्चन, एयर कंटेन्स अबाउट 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस, दिस परसेंटेज वेरीज बाय स्मॉल वैल्यूज। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, दिस परसेंटेज वेरीज बाय स्मॉल वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, डिपेंडिंग ऑन जोग्राफिकल लोकेशन, तो इसलिए एयर को मिक्सचर बोलेंगे। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं? Constituents of mixtures do not have fixed composition. मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, वेरी कर सकता है। तो वो वाला हमने कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया, देयरफॉर द आंसर इज मिक्सचर्स। ओके, सो एनी डाउट इन 24th क्वेश्चन? एनी डाउट्स टिल 24th क्वेश्चन? अभिषेक? सर अगर परसेंटेज वेरी नहीं हो रहा होता तो सर एयर मिक्सचर होती? नहीं सर, आप ये पूछना चाह रहे हो कि अगर परसेंटेज वेरी नहीं हो रहा होता तो क्या एयर कंपाउंड होती? नहीं, उस केस में भी कंपाउंड नहीं होती, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है वो सिर्फ एक साथ प्रेजेंट है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। अगर एक डब्बे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बंद कर देंगे तो ये नहीं बोलते कि डब्बे में पानी है, रिएक्शन करवाएंगे तभी वाटर बनेगा। तो एयर अगर स्मॉल वैल्यूज से वेरी नहीं भी कर रही होती तो भी एयर मिक्सचर ही होती, बिकॉज नो केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अभिषेक? यस सर। थैंक यू। श्रुति प्लीज आस्क। श्रुति प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। Sir, Yes. sir, my voice is your coming. Yes, I can hear you. Please ask your doubt. Sir, can you re-explain this 35? Shruti, I have not explained the 35 yet. You want me to re-explain 34th? Sir, 35 question. Okay, 35 डिस्कस करते हैं हम। 35 फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स? इनमें से कौन सा मेटल का प्रॉपर्टी नहीं है? ठीक है, तो गुड एंड शाइनी लस्चर ये मेटल का प्रॉपर्टी है, मेटल्स शाइन करते हैं। एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड ऑन बैंगिंग ये भी मेटल का प्रॉपर्टी है, राइट? इस चीज़ को बोलते हैं सोनोरस। ठीक है, सोनोरस, सोनोरिटी इज द प्रॉपर्टी। एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट मतलब उसका लस्चर होता है, बराबर। एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स फॉर्म कटायंस, दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ये चीज़ें मैच कर गई, सी वाला ऑप्शन मैच नहीं किया, इसीलिए सी आंसर हो जाएगा। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअली जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर नहीं लिखा था वहाँ पे, वहाँ बैड कंडक्टर लिखा था, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी। नॉट अ प्रॉपर्टी पूछा है इस क्वेश्चन में। ओके, श्रुति प्लीज कमेंट।
Yes, sir. Okay, thank you, Shruti. Moving ahead, we will discuss the 36th question. Interparticle force of attraction is maximum in solids, easy, right? Interparticle distance is minimum in solids. Interparticle force of attraction is maximum in solids. Okay, so 36th हो गया. Guys, can you hear me? Okay, please raise your hands if you can hear me. मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है तो हाथ उठाएं. Okay, thank you so much. You can lower your hands now. Students, please lower your hands. $36 हो गया. 37th, sublimation is when? Sublimation कब होता है? जब solids gases में convert होते हैं. Sublimation is when solids directly convert to liquid, sorry, not liquid, gas. So therefore 37, the answer is B option. Any doubts in 37? Any doubts till 37? Anish, सर ये सब्लिमेशन का एग्जांपल कपूर है ना, हाँ, sublimation example is camphor मतलब tablets. जो आरतीयों में यूज करते हैं. Yes, correct. कैंसर. Okay, camphor is an example of sublime solids. ठीक है, sublime solid बोलते हैं and sublimation process का नाम है. The process is called as sublimation and it is called as sublime solid. Okay, so that was 37. Then let us discuss 38th question. Latent heat of vaporization is the heat energy required to change कितना liquid? तो आंसर इज 1 kg. ये चीज बाय डेफिनेशन है, इसको लर्न करें. 1 kg, 1 ग्राम नहीं, 1 लीटर नहीं, 1 ml नहीं, 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं, 1 kg latent heat of vaporization. Okay, unit of density is mass divided by volume. तो मास का यूनिट होता है kg और वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब. So therefore for 39th the answer will be C option. Okay, doubts till 39? Doubts till 39? No doubts. 40th question. 27 degree Celsius in Kelvin scale will be. So 27 minus 27 actually. So we know that हमें क्या पता है, 0 डिग्री इज 273 केल्विन, राइट. तो -27 अगर हो गया तो -27 डिग्री विल बी 273 -27. ठीक है, तो इसको अलग से सॉल्व कर लेना, मैथ्स कर लेना और आंसर आ जाएगा. ध्यान से देखें, क्वेश्चन में -27 बोला है. सो -27 के लिए माइनस करेंगे 273 -27, आंसर विल बी 246 केल्विन. ओके, सो एनी डिफिकल्टीज इन दिस पेपर? एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स इन दिस पेपर? किसी को कुछ पूछना है इस पेपर में? ओके, वेरी गुड. एनी अदर डिफिकल्टीज? वी हैव सम टाइम, वी कैन डिस्कस अ फ्यू ऑफ योर डाउट्स. जो भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किए, वी कैन डिस्कस डिफिकल्टीज इन दोज. Okay, so I'll use this space. Okay, Sharvari, please ask your doubt.
Yes, sir. Sir, we had discussed that addition of any solute increases the boiling point of any liquid. So, sir, does it affect melting point? Addition of any solute? Yes, it affects the melting point. Actually, it affects the freezing point. ठीक है. और कैसा है कि in this paper there was no mention about the boiling point. In this paper there was a mention about evaporation. So if we add a solute, the rate of evaporation decreases. solute ऐड करने पर evaporation का rate decrease होता है. पर जो आपने डाउट पूछा boiling point, so yes, boiling point will increase. On similar lines, freezing point of the liquid will decrease. Melting point of the liquid ऐसा कुछ नहीं होता. Yes. Liquids can freeze and solids can melt. तो उस पर्टिकुलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा एंड उस पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. शर्वरी कमेंट. Yes, sir. Understood. ओके गुड. नेक्स्ट अभिषेक प्लीज आस्क. सर आपको याद होगा सर, मैंने आपको बहुत पहले सर कार्बाइड का सर वो पूछा था चार्ज. हाँ CaC2 बराबर. हाँ याद आया मुझे, बोलिए. तो सर मेरे को ये नहीं समझा कि सर वो -4 कैसे आया. हाँ तो -4 कैसे आया. अभी एक्चुअली कैसा है कि हमने ये डिस्कस किया था अभिषेक, हमने ये डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स भी होते हैं, बराबर. ऐसा याद आया आपको. यस सर. हाँ तो अपन उसमें से कैल्शियम कार्बाइड के बारे में डिस्कस करेंगे. CaC2 2-. तो इसका मैं पहले स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर वो 4- वाले का बताऊंगा. तो यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है Ca2+. ओके. और C2 जो चीज़ है वो अपन कैसा लिखेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C लिखेंगे और फिर उन दोनों को एक एक निगेटिव चार्ज दे देंगे. तो एक्चुअली हो ये रहा है कि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, ionic bond is present, and along with this triple bond covalent bond is also present. दोनों चीजें प्रेजेंट है एक साथ यहाँ पर. ठीक है. तो इसके वजह से अपन ऐसा लिखते हैं C2 2-. तो ये लिखेंगे C2 2-. और किसके साथ है ये अटैच्ड, Ca2+ के साथ में अटैच्ड है. सो दिस इज कैल्शियम कार्बाइड. ओके. अभिषेक इस पे कमेंट करो, ये समझा क्या. यस सर ये समझा. ठीक है. अब आपके पास एग्जांपल है क्या जिसमें 4- चार्ज होता है, आपने बताया भी था. सर वो एग्जांपल नहीं दिया था बुक में, सिर्फ कार्बाइड का सर वो टेट्रावेलेंट के टेबल में लिखा था उसका नाम. टेट्रावेलेंट में कार्बाइड का नाम लिखा था, है ना. ठीक है. तो प्लीज वेट, प्लीज होल्ड, मैं ढूंढ के निकाल रहा हूँ. सर आपने वो विकिपीडिया का केमिकल क्लासिफिकेशन का भेजा था. आपको व्हाट्सएप पे भेजा था क्या मैंने. हाँ सर. आपका व्हाट्सएप नंबर बताएंगे, अपने चैट में ढूंढ लेता हूँ मैं. अभिषेक व्हाट्सएप नंबर नहीं, 1 मिनट मिल गया. हेलो सर, आई एम अभिषेक एंड टुडे यू टोल्ड. हाँ मिल गया मिल गया मिल गया. कार्बाइड C4-. यस. ओके. जिनका डाउट, अभिषेक का डाउट चल रहा है, बाकी लोग जो कनेक्टेड है प्लीज वेट करें, नया इन्फॉर्मेशन पढ़ाया जा रहा है अभी. हाँ ठीक है. तो ये जो मैंने एग्जांपल बोर्ड पे दिया ये कैल्शियम कार्बाइड का है, इसमें चार्ज 2 निगेटिव है. ऐसा ही एक एग्जांपल 4 निगेटिव वाला भी हमारे पास प्रेजेंट है. मैंने विकिपीडिया पे अभी ढूंढा, इसको बॉक्स में डालना है मेरे को. ठीक है. और SiC इसको बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड. इसमें जो Si है उस पर 4+ चार्ज होता है एंड जो कार्बन है उस पर 4- चार्ज होता है. सो दिस इज ऑल्सो अ कार्बाइड, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बाइड इन विच this is also type of carbide in which 4+ and 4- charge is present. तो कैल्शियम कार्बाइड पे 2- एंड सिलिकॉन कार्बाइड पे 4-. अभिषेक प्लीज कमेंट.
सर लेकिन अलग अलग कंपाउंड पे सर अलग अलग चार्ज कैसे हो सकते हैं उसके? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे दो कंपाउंड आप इमेजिन करो, एक होता है वाटर जिसको अपन लिखते हैं H2O, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के दूसरा कंपाउंड भी तो बनाते हैं H2O2। तो यस फिर सर। दो चीजें एक साथ अलग अलग हाइड्रोजन। कंपाउंड पर ऑक्साइड बोलते हैं इसको, हाँ, राइट? पेरोक्साइड हाँ, पेरोक्साइड। अगर ये नहीं भी पता है तो कार्बन के तो बहुत सारी चीजें पता है, मीथेन इथेन मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो जब हाँ सर। कार्बन और हाइड्रोजन दो चीजें मिलकर इतने सारे कंपाउंड बना सकते हैं तो अकेला कार्बन डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस भी रख सकता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड में कार्बन रखता है 4- एंड कैल्शियम कार्बाइड में वो रखता है C2 2-। अभिषेक यस सर। कमेंट ओके, ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। गुड। अनीश प्लीज आस्क। Hello, sir. हेलो अनीश। Sir, when we boil milk, if it's overheated, then the milk falls out of the. So, once the water do not boiling. Anish, your voice is lagging, so I am not able to understand what you are saying. The only thing which I could understand was किसी चीज़ को हम हीट कर रहे हैं, उसके आगे का मुझे समझ में नहीं आया. So Anish, I request you to send your difficulty by WhatsApp and I will reply over there. Okay? एक्सक्यूज मी सर। ये कौन थे एक्सक्यूज मी सर? किसने बोला एक्सक्यूज मी सर? प्लीज़ हाथ उठाओ एक बार. अभिषेक, हाँ बोलिए. सर एक और डाउट था सर कि सर कैन वैलेंसी भी निगेटिव? सो इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो खुद इलेक्ट्रोवैलेंसी दो टाइप की है. जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं वो उनकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं उनकी नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं. तो याद है वैलेंसी की एक प्रॉपर डेफिनेशन है कंबाइनिंग कैपेसिटी. अब यस उसमें सर। दो टाइप की वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी. फिर जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है उसमें और दो टाइप्स है. इलेक्ट्रॉन देने वाले मेटल्स की पॉजिटिव बोलते हैं और नॉन मेटल्स की निगेटिव बोलते हैं. समझा? तो क्लोरीन की अगर मैं वैलेंसी 1 बोलूं मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड. क्लोरीन की वैलेंसी -1 बोलूं मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. अंडरस्टूड? यस सर। ओके, गुड. धर्मेश. हेलो सर. हेलो धर्मेश. सर अभी जो अनीश कावरा ने सर डाउट पूछा था ना सर, वो मुझे सुना आया था सर, मैं बोलूँ उसका डाउट? हाँ बिल्कुल, बोलिए ना. सर उसने पूछा कि जब हम मिल्क को ओवरहीट करते हैं सर, हाँ मिल्क तो को सर वो कंटेनर के बाहर आ जाता. हाँ तो जब हम वाटर को ओवरहीट करते तो वो कंटेनर के बाहर क्यों नहीं आता? हाँ. तो मिल्क में क्या रहता है, मिल्क में फैट की लेयर रहती है जिसको अपन मलाई बोलते हैं ना. तो क्या होता है कि वाटर, आई होप जिनका डाउट है वो भी सुन रहे होंगे, वाटर के ऊपर एक ऐसी लेयर नहीं बनती है, मिल्क के ऊपर वैसी लेयर बनती है. अब होता ये है कि जब अपन हीट करते हैं तो अंदर एयर ट्रैप हो रही है, ठीक है? या ऐसे सोचो जैसे वाटर के साथ बॉईल हो रहा है तो वाटर के पार्टिकल्स को ऊपर निकल के जाना है, तो वैसे मिल्क के पार्टिकल्स को भी ऊपर निकल के जाने का है. एयर जाने दो, मिल्क के पार्टिकल्स को ऊपर आना है क्योंकि बॉईल होता है तो नीचे से पार्टिकल हल्के होते जाएंगे, उनकी डेंसिटी कम होती जाएगी और वो ऊपर के सरफेस पे आना चाहेंगे. मिल्क में क्या होता है, ऊपर फैट की एक लेयर जम जाती है जो अंदर से पार्टिकल्स को ऊपर नहीं आने देती है और उसकी वजह से वो लेयर पूरी की पूरी एक साथ ऊपर आती है. यस सर. ओके. और किसी ने व्हाट्सएप पे मुझे डाउट पूछा H2O2 को क्या बोलते हैं, तो मैं उनको बता देता हूँ. H2O2 इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. ठीक है, H2O2 इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. ये किसका डाउट था? श्रीकांत का डाउट था. बिल्कुल एकदम रेडियो जॉकी वाली फील आ रही है. अनीश, आप एक बार अनम्यूट करें, देखते हैं आप बात कर पा सकते हैं क्या, वॉइस लैग तो नहीं हो रहा है. अनीश प्लीज अनम्यूट. Sir, I understood Dharmesh. ओके ओके, थैंक यू अनीश. Yes, sir. ठीक है, सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास ऑन संडे इवनिंग. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. जो लोग ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उन लोग को भी थैंक यू सो मच फॉर watching the recording and getting your difficulties cleared. Please take care of yourselves.
I will end the class now.